चंपा एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जो विजयनगर में अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका चूहा मिनी था, जिसके साथ वो दिन भर खेला करती थी। ठीक है मिनी, मत आओ, मैं तो तुम्हारे लिए चावल लाई थी। चंपा, छुप जाओ मिनी, छुप जाओ। ओ चंपा, हो गया खिला के? अरे बस इसी को खिलाती रहोगी या घर में भी कुछ खाने का इंतजाम करोगी? जाओ और सूखी लकड़ियाँ ले आओ, तभी खाना बनेगा। मैं अब भी गई और अब भी आई। और हाँ, आज मैं और मिनी खीर खाएंगे। चंपा जंगल में लकड़ी खोजते खोजते थक गई, पर उसे सूखी लकड़ी कहीं भी नहीं मिली। कहाँ से लाऊं सूखी लकड़ियाँ? चंपा इतनी थक चुकी थी कि बैठते ही उसकी आंख लग गई। और फिर जो उसके साथ हुआ वो तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंपा, चंपा, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। तुम बोल कैसे सकती हो? क्योंकि तुम मुझे सुन सकती हो। अगर मैं सूखी होती तो तुम्हारे काम आ सकती थी, पर मेरे चारों ओर इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ हैं कि सूरज की एक भी किरण मुझ तक नहीं पहुँचती। फिर मैं कैसे सूखूं बताओ? कोई इन झाड़ियों को काटता भी नहीं। मेरी तरफ मत देखो, मेरी कोई गलती नहीं। ये देखो, मैं तो खुद गीली हूँ क्योंकि मुझ तक भी सूरज की किरणें नहीं पहुँचती। हैं? पत्ता भी बोल रहा है। हाँ, तुम सुन रही हो, इसका मतलब मैं बोल रही हूँ। और हाँ, गलती सूरज की है, मेरी नहीं। इसमें मैं क्या करूं? मैं तो सबको रोशनी देना चाहता हूं, पर ये काला बादल मुझे बार बार ढक देता है। मुझे दोष मत दो, अभी दिखाता हूँ। देखा, ये हवा मुझे कहीं और जाने दे तब ना। ओहो, अब इसमें मैं क्या करूं? सामने ये ऊंचा महल देख रहे हो? इसका द्वार तो हमेशा बंद ही रहता है। फिर बताओ, मैं उस पार कैसे जाऊं? सबकी बात सुनने के बाद चंपा को लगा कि ये सब परेशानी राजमहल के द्वार के कारण हो रही है। इसीलिए वो सीधे राजमहल जाके महारानी से मिली। तो तुम जानना चाहती हो कि मैं द्वार बंद क्यों रखती हूँ? उस तोते को देख रही हो? वो मुझे इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है कि मैं नहीं चाहती कि द्वार खुलने से उस पे कोई बाधा पड़े। तो तुम हो सारी समस्या की जड़। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद समस्या से भाग के यहाँ आया हूँ। जंगल के तालाब का मालिक बार बार मेरे घोंसले को पानी में डुबाने की धमकी देता रहता था। चंपा जहाँ भी जाती उसे एक नई समस्या के बारे में पता चलता, पर उसने भी ठान लिया था कि वो सबकी समस्या दूर करके ही रहेगी, चाहे उसे जंगल जाना पड़े। और ये सोच वो तोते के बताए पते पर पहुँच गई। तो तोता यहाँ रहता था, इसी तालाब से ये सारी समस्या शुरू हुई है। तुम कौन हो? इस तालाब का मालिक, और मेरा इरादा तोते को भगाने का बिल्कुल नहीं था। वो तो हाथी आकर मुझे रोज रोज धमकी देता है
कि वो तालाब का सारा पानी पी जाएगा, इसलिए उसका गुस्सा मैंने बेचारे तोते पर निकाल दिया। गुस्से पर काबू रखना चाहिए ना। पता है आपके गुस्से की वजह से कितनी बड़ी समस्या हो गई है। सब परेशान हैं। बोलो, डेफ्लू। आज तो मैं तुमसे अपना पीछा छुड़ा कर रहूंगा। रुको! आप इस तालाब का सारा पानी पी जाएंगे तो बाकी जानवर क्या पिएंगे? तो क्या करूं बताओ? ये सांप मेरे पूंछ पर बैठ के मुझे डसने की धमकी देता है। मैं तो बस अपने ऊपर पूरे तालाब का पानी डालकर इस सांप को पूंछ से बहाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सूंड पूंछ तक नहीं पहुँच पाती है। हाथी राजा, आज सच बता ही देता हूँ, मैं तुम्हें डसने के लिए नहीं बल्कि गांव के कुम्हार से अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हारी पूंछ में बैठा हूँ। मैं तो बस वहाँ उसके घर के चूहे को खाने जाता हूँ, पर मुझे देखते ही मुझे मारने दौड़ता है। चंपा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। सबकी अपनी समस्या है। पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसीलिए वो सच्चाई का पता लगाने के लिए कुम्हार के घर चली गई। उस सांप ने तो परेशान कर रखा है। जब भी आता है हमारी मटकियां तोड़ देता है। कितनी भी कोशिश करो लेकिन हाथ में नहीं आता। पर जिस दिन आ गया वो उसका आखिरी दिन होगा। तुम क्यों हंस रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? कितना मूर्ख इंसान है। अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि सांप मटके तोड़ने नहीं मुझे खाने यहाँ आता है। हाँ। मतलब? मैं तो यहाँ खाने की खोज में आता हूँ, बस 4 दाने चावल के लिए, और इसके बनाए हुए मटकों में रहने का भी इंतजाम हो जाता है। क्या? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अरे भाई, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे 4 दाने चावल के चक्कर में कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। मुझे क्या पता। अच्छा, अगर वो 4 दाने चावल मैं तुम्हें दे दूं तो? फिर मैं क्यों यहाँ आऊँगा? हाँ, ठीक है मेरे दोस्त। मेरी दोस्त मिनी तुम्हें अनाज लाकर दे देगी और जब खत्म हो जाएगा तो फिर भिजवा दूंगी, पर दोबारा यहाँ मत आना। चंपा ने उस चूहे के लिए अनाज भेजना शुरू कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। चूहे को वहाँ ना पाकर सांप ने वहाँ आना बंद कर दिया। सांप के जाने से हाथी भी खुश हो गया और तालाब के मालिक को कभी भी परेशान न करने का वादा किया। चंपा ने ये खबर तोते तक पहुँचा दी और तोता वापस अपने घर आ गया। तोते के जाते ही महारानी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, जिससे हवा कमरे के आर पार बहने लगी। उसके बाद तालाब के मालिक ने तोते को कभी परेशान नहीं किया और सूरज के सामने से बादल भी हट गए। अब सूरज की किरणें सीधे झाड़ियों पर पड़ने लगी, जिससे जल्दी ही वो सूख गई और फिर वहाँ रखी गीली लकड़ियाँ भी सूख गईं। चंपा सो गई क्या? हाँ, उठो उठो। हाँ? अरे लकड़ियाँ लाने को कहा था। लकड़ियाँ इकट्ठा करके सो के सपने देखने लगी हो क्या? सपना? पता नहीं ये सपना था या सच। पर माँ, चावल के 4 दाने दुनिया बदल सकते हैं। कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं माँ, आप बस मुझे ना हर हफ्ते थोड़े चावल देते रहना। चंपा की माँ को कोई अंदाजा नहीं था कि चंपा क्या कहना चाह रही थी, पर माँ तो आखिर माँ ही होती है। उसने चंपा को बिना कोई सवाल किए 1 मुट्ठी चावल दे दिए और चंपा खुश हो गई। अम्मा, चंपा की तरह लगता है नूनी भी दिन में सपने देख रही थी। मैं दिन में सपने देख रही थी या नहीं, पर तुम्हें दिन में तारे जरूर दिखा सकती हूँ। रुको।
विजयनगर के महाराज विद्याधर की बेटी राजकुमारी पद्मा अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे, जिसके कारण कई राज्यों के राजकुमार उससे शादी करने को उत्सुक थे। पर राजकुमारी पद्मा शादी का नाम सुनते ही मना कर देती थी और उसके पीछे एक अजीब सी कहानी थी। राजकुमारी, आपके विवाह के लिए एक से एक रिश्ते आए, पर आपको कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। पिताजी, मुझे आपके सिवा किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। परंतु ऐसे अकेले जीवन कैसे कटेगा? मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि किसी अच्छे से लड़के से विवाह कर लो। राजकुमारी का भरोसा लड़कों से उठ चुका था और ये बात आग की तरह हर जगह फैल चुकी थी। ये बात पड़ोसी राज्य उत्तम नगर के राजकुमार वेंकट को भी पता चली और सब जानने के बाद उसने राजकुमारी से मिलने की सोची और भेष बदलकर विजयनगर पहुंच गया। सुना है राजकुमारी को लड़के पसंद नहीं, पर इसके पीछे कोई तो कारण होगा। सबसे पहले मुझे उस कारण का पता लगाना होगा, पर किससे पूछूं? अरे इस बार छोड़ दे मुन्ना, अगली बार ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। बचाओ! भाई साहब सुनिए। अरे जी बोलिए। खुश रहो बेटे, इतने जोर से पैर पड़ने की क्या जरूरत थी, संस्कारी लगते हो। चलती हूँ, नहीं तो राजमहल पहुँचने में देरी हो जाएगी। राजमहल? जो भी हुआ सही आदमी से मिला, इन्हीं से पूछता हूँ। काकी अरे अम्मा, मैं उठा लेता हूँ। भला हो तुम्हारा बेटे। धन्यवाद काकी। क्या आप राजमहल में काम करती है? हाँ बेटे। ओह, फिर तो आप राजकुमारी पद्मा को भी जानते होंगे। हाँ बिल्कुल, बचपन से। काकी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। फिर ये बताओ कि राजकुमारी पद्मा लड़कों से नफरत क्यों करती है? क्या बताऊं बेटे, बहुत लंबी कहानी है। अब रास्ता भी तो लंबा है, कहानी सुनते सुनते रास्ता कट जाएगा। ठीक है, सुनाती हूँ। राजकुमारी को बचपन से ही एक दासी से बड़ा लगाव था। उसी दासी ने शुरू से ही उसकी देखभाल की थी और उसी दौरान वो रोज राजकुमारी को एक ही कहानी सुनाती थी। कहानी थी एक खूबसूरत मैना परिवार की, जिसमें मैना, उसका पति और 2 बच्चे थे। सब लोग खुशी खुशी अपने घोंसले में रहते थे, पर एक दिन पेड़ में आग लग गई। बेचारी मैना अपने पति से कहती रही कि वो उन्हें और बच्चों को कहीं सुरक्षित ले जाए, पर उसका पति तो ये सोचता रहा कि आग कुछ ही देर में बुझ जाएगी। देखते ही देखते पेड़ के साथ मैना और उसके बच्चे भी जल गए और उसका पति उन्हें छोड़कर उड़ गया। ये तो बहुत बुरा किया मैना के पति ने। यही राजकुमारी को भी लगता है। बार बार एक ही कहानी सुनने की वजह से वो इतनी प्रभावित हो गई कि धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका ये जन्म उसी मैना का दूसरा जन्म है और पिछले जन्म में उसके पति ने उसके साथ इतना बुरा किया था, इसलिए वो हर लड़के से नफरत करती है। तो ये बात है। काकी, राजमहल आ गया। कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद। जीते रहे बेटा। तो ये कारण है राजकुमारी के लड़कों के प्रति नफरत का। मुझे कुछ ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा जिससे राजकुमारी की नफरत खत्म हो जाए। महाराज, मैं एक कहानीकार हूँ। मेरे पास रंग बिरंगे नए पुराने देश विदेश हर तरह और हर जगह की कहानियाँ हैं। अगर आप आदेश दे तो मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आदेश है।
पर महाराज, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं किसी स्त्री से बात नहीं करूंगा और अपनी कहानी भी किसी स्त्री को नहीं सुनाऊंगा। ये कैसी शर्त है? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? जरूर महाराज। जब मैं कहानियों के लिए देश विदेश घूम रहा था, तब मैं एक साधु से मिला। उन्होंने मेरी सेवा से खुश होकर मुझे बताया कि पिछले जन्म में मैं एक नर मैना था। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक पेड़ में रहता था। फिर एक दिन उस पेड़ में आग लग गई और मेरी पत्नी हम सबको उस आग में जलता छोड़ वहाँ से चली गई। मैं उससे हम सबको बचाने को बोलता रहा, पर उसने मेरी एक ना सुनी और बस अपने प्राण बचा के चली गई। और जब से मुझे ये बात पता चली, मुझे स्त्रियों से नफरत हो गई। मैंने तय कर लिया कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। रुक जाओ! तुम्हारा ये साहस कि तुम मेरी कहानी चुराओ। तुम कोई कहानीकार नहीं, चोर हो। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये इसकी नहीं, मेरी कहानी है। और छोड़कर मैं नहीं, ये गया था हमें। मैं वही मैना हूँ जो पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी थी। नहीं महाराज, मेरी कहानियाँ बिल्कुल सच्ची है। झूठ तो ये बोल रही है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। राजकुमारी पद्मा और राजकुमार वेंकट की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों को अपनी कहानी सच्ची लगती थी। महाराज विद्याधर ने जब ये देखा तो कुछ सोचकर उनकी लड़ाई को रोकने की सोची। रुको, ये मेरा दरबार है। यहाँ की मर्यादा कोई भंग नहीं कर सकता। इसके लिए तुम दोनों को दंड मिल सकता है। क्षमा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, पर आपके राज्य का ये कैसा न्याय है? मैंने तो बस एक ही शर्त रखी थी कि अपनी कहानी किसी स्त्री को नहीं सुनाऊंगा। एक तो मेरे शर्त का अनादर हुआ, ऊपर से मुझे बंदी भी बना लिया गया। खैर, अब बंदी बना ही लिया है तो फैसला भी सुना दीजिए कि आपके अनुसार किसकी कहानी सच्ची है, मेरी या राजकुमारी पद्मा की? न्याय और अधिकार का बहुत ज्ञान है तुम्हें। तुम कोई साधारण युवक नहीं। जल्दी से अपनी असली पहचान बताओ। ये महाराज का आदेश है। राजकुमार वेंकट, आप? महाराज, महाराज, ये हमारे पड़ोसी राज्य उत्तम नगर के राजकुमार वेंकट हैं। बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर। अच्छा, तो ये बात है। खैर, अब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। राजकुमारी को लगता है कि पिछले जन्म में उसका पति यानी नर मैना ने उसे धोखा दिया, जबकि राजकुमार वेंकट की कहानी के अनुसार धोखा उसकी पत्नी मैना ने उसे दिया। पर गलती जिसकी भी हो, तुम दोनों को ये पता है कि वो एक गलती थी और इस जन्म में तुम दोनों ये बात जानते हो। जी महाराज। देखो, मेरा मानना है कि ये मायने नहीं रखता कि पिछले जन्म में तुम क्या थे और तुमने क्या गलतियां की थी। मायने ये रखता है कि इस जन्म में तुम्हें क्या करना चाहिए। यदि तुम चाहो तो अपने पिछले जन्म की भूल को इस जन्म में सुधार सकते हो। वो कैसे महाराज? तुम दोनों विवाह कर लो और फिर साथ साथ बिना उस गलती को दोहराए रह सकते हो। पद्मा और वेंकट को महाराज की बात समझ में आ गई और दोनों ने शादी कर ली और साथ साथ मिलकर प्यार से रहने लगे। इस साल विजयनगर में कड़ाके की ठंड पड़ी थी। ठंड के मारे सबका बुरा हाल था। लगता है अगले 5 साल की ठंडी इसी साल पड़ जाएगी। शुद्ध घी में नकली घी मिला के मुनाफा कमाना तो कोई उड़नका से सीखे। ये क्या कर रहे हैं सरकार? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा सारा घी गिरा दिया पाई पाई तोड़ के और कहते हो कुछ नहीं किया। अब इसे साफ कौन करेगा? पर मैं तो। अब मुंह चलाना बंद करो और हाथ चलाओ। ग्राहक आने का समय हो गया है। दुकान की ऐसी स्थिति देखकर अगर ग्राहक बाहर से ही लौट गए तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा पाई पाई जोड़ के।
अब खड़े खड़े देख क्यों रहे हो? जल्दी से साफ करो। उडांका के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आ गए और उन्हीं में से एक महामंत्री सारंगा भी था। उडांका जितना चतुर और धूर्त था, सारंगा उतना ही बुद्धिमान, जो अपने सही न्याय के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। कपड़ा लो और अच्छे से साफ करो, पाई पाई जोड़ के। कपड़ा वो कहाँ से लाऊं? ये क्या पहना है? कुर्ता? तो कुर्ता उतार के उसे साफ करो। पर मेरे पास ये एक ही कुर्ता है, फिर मैं क्या पहनूंगा? वो सब मुझे नहीं पता, अब जल्दी करो, अगर मेरा थोड़ा भी नुकसान हुआ तो देख लेना। जब उडांका ने रमन को अपने एकमात्र कुर्ते से सफाई करने को बोला, तो सारंगा ने उडांका को सबक सिखाने की सोची और वो आगे आया। रुको। महामंत्री जी, आप? तुम ठीक कह रहे हो उडंका। गलती रमन की है, इसने तुम्हारा नुकसान किया है और इसको सफाई करके इसकी भरपाई करनी ही होगी। महामंत्री की जय हो। मैं भी यही कह रहा था, पाई पाई जोड़ के। रुको, अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। रमन अपना कुर्ता उतार के सफाई जरूर करेगा, पर तुम्हें भी इसके जाने के बाद इसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मतलब मैं तब से तुम्हारी बात सुन रहा था कि कैसे तुम तब से रमन को अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया बोल रहे हो, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। वैसे ही अगर अपने कपड़े खोलने से रमन को ठंड लग गई और अगर ये बीमार हो गया और भगवान ना करे अगर इसे कुछ हो गया, तो इसके परिवार का क्या होगा? अपने परिवार में बस यही एक कमाने वाला है। मगर मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। अब अगर मगर छोड़ो उदंका, ये बताओ रमन से दुकान की सफाई करवानी है या नहीं? चलो चलो रमन, अपना कुर्ता उतारो और उडंका की इच्छा पूरी कर दो, वरना अगर इसका नुकसान हो गया तो। नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। रमन, गलती मेरी ही थी। तुम जाओ 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 जाओ, सफाई मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, वैसे क्या गिराया है इसने? घी है। ये तो नकली है। तुम राज्य में नकली घी का व्यापार करते हो? महामंत्री, ये हमेशा हमें मिलावटी सामान बेचता है। अब समझा, मैं इसी की मिलावटी घी के कारण बीमार पड़ा था। मैं भी, मेरा परिवार भी। उडंका, तुमने मिलावटी घी बेचकर घोर अपराध किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे न्याय विद्या के अनुसार तुम्हें इसकी 3 सजाएं मिलनी चाहिए। क्षमा महामंत्री, मैंने तो सुना था कि आपका न्याय कभी गलत नहीं होता, पर ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक गलती की 3 सजा, ये कैसा न्याय हुआ? ठीक है, सजा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी, पर तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम 3 सजा में से 1 सजा चुन सकते हो। कौन सी 3 सजा? या तो तुम अपने दुकान में रखा ये सारा घी खुद पियो, या तो 100 कोड़े खाओ, और वो भी नहीं तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के उन लोगों को देने होंगे जो तुम्हारे मिलावटी घी के कारण बीमार पड़े हैं। अब बताओ, कौन सी सजा स्वीकार है? कोड़े खाना तो उडांका के बस की बात थी नहीं, और 1000 सिक्के तो उस कंजूस के लिए बहुत ही ज्यादा थे। बहुत सोच समझकर उसने सोचा कि घी पीना ही सबसे आसान होगा। सजा शुरू की जाए। एक डब्बा घी पीने के बाद ही
उडांका की हालत खराब हो गई। रुक क्यों गए? और जैसे ही उसने दूसरे डब्बे का आधा घी पिया, उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। महामंत्री, मुझसे ये नहीं होगा। आप मुझे कोड़े ही मार लीजिए, पाई पाई जोड़ के। जैसी तुम्हारी इच्छा। सिपाहियों, इसे अंदर ले जाकर कोड़े की सजा दो। उडांका ने कोड़े की सजा स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसके नाजुक और आलसी शरीर को बस आराम करने की आदत थी। कोड़े खाना उसके बस की बात नहीं थी। कुछ ही कोड़ों में ही अरे बचाओ पाई पाई जोड़ के। महामंत्री, मुझे क्षमा करो, मैं 1000 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। ये कोड़े बरसाना बंद कीजिए पाई पाई जोड़ के। इस तरह एक एक करके सारंगा की निर्धारित तीनों सजा उडांका को मिली और प्रजा को न्याय मिला। सब सारंगा की जय जयकार करने लगे। और उसके बाद उडांका ने भूल से भी कभी किसी को मिलावटी घी नहीं दिया। अरे ये तो भारी नुकसान हो गया पाई पाई जोड़ के। किशन और रूमा बहुत बूढ़े थे। उन्होंने सालों साल दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए, जिससे वो अपना तीर्थ जाने का बरसों का सपना पूरा कर सकें। आखिर दिन रात पसीना बहा बहा के सिक्के जमा हो ही गए निचोड़ के। तीर्थ को निकलने से पहले किशन अपनी सिक्कों की पोटली अच्छे से छुपाता है, क्योंकि जिस रास्ते से किशन और उमा जाने वाले थे वो रास्ता चोरों और लुटेरों से भरा पड़ा था। मैं थक गया हूँ, अब तुम संभालो इस सिक्कों की पोटली को। मेरे सिक्कों की पोटली। अरे बचाओ, भालू! अरे कोई बचाओ मुझे छोड़कर तुम्हें इस पोटली की पड़ी है। मुझे कोई ले जाता तो। अरे तुझे कौन ले जाएगा, इसमें सिक्के हैं। अगर ये चले जाते तो हम कहीं के नहीं रहते निचोड़ के। लगता है यहाँ चोरों से ज्यादा तो जंगली जानवर हैं। मैं तो कहती हूँ रात यही कहीं रुक जाते हैं। अंधेरे में चोरों और जानवरों के डर से किशन और उमा ने रात पास के ही किसी होटल में गुजारने का फैसला किया। भैया सुनो, कोई सस्ता सा अच्छा कमरा मिलेगा निचोड़ के? हाँ मिलेगा ना। अपनी पोटली यहाँ रख दो और चलो मेरे साथ। पोटली? नहीं भैया, ये पोटली तो हमारे साथ ही जाएगी। ठीक है, चलो फिर। ये रहा तुम्हारा कमरा। पर किशन को पोटली की इतनी चिंता करते देख विमलेश को शक हो गया कि उनकी पोटली में जरूर कोई कीमती चीजें या सिक्के हैं। इनके सोते ही इसे चुरा लेना। इतने बूढ़े हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा। इधर किशन पोटली को तकिए की तरह सर के नीचे रखकर सो गया। और फिर उसी रात विमलेश और उसकी पत्नी ने वो पोटली चोरी कर ली। मेरी पोटली, मेरे सिक्के, मैं लुट गया उमा। क्या हुआ? कौन है? हमारा सारा सामान सिक्के चोरी हो गए।
ये जरूर उस सराय के मालिक का काम है। कल भी वो पोटली अपने पास रखने की बात कर रहा था। चलो, हमारी पोटली वापस करो। हमें पता है तुमने ही चोरी की है। चोरी? और मैं? एक तो रहने के लिए जगह थी और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। मंत्री जी, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारी सालों की जमा पूंजी उस सराय वाले विमलेश ने चोरी कर ली। हमें महाराज से न्याय दिलाइए। पर ये हुआ कैसे? तो बिमलेश बोलता है उसने चोरी नहीं की, तुम बोलते हो कि चोरी उसी ने की है, पर तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। हाँ, मेरे पास इसका उपाय है। न्याय जरूर मिलेगा। तो फिर जल्दी उपाय बताइए। पहले तुम दोनों को मेरा एक कार्य करना होगा। मैं कुछ भी करूंगा, आप बस कार्य बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे पास एक ढोल है, उसे मेरे घर से उठाकर राजमहल तक लाना है। पहले तुम ये कार्य कर लो, फिर यही कार्य बिमलेश को भी करना होगा। और एक और बात, वो ढोल थोड़ा भारी है, तो उसे संभाल कर लेकर आना। जैसी आज्ञा महामंत्री। किशन और उमा सुबह सुबह मंत्री के घर से ढोल लेकर राजमहल की ओर जाने लगे। ये ढोल तो बहुत ही भारी है। अब न्याय मांगने गए थे, पर महामंत्री ने तो हमें ही सजा दे दी। लगता है ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि हम तीर्थ यात्रा करें। सिक्के तो गए, अब घर चलते हैं, वरना प्राण भी जाएंगे। सही कहा, पर महामंत्री का कार्य तो करना ही होगा। चलो निचोड़ के। दोनों ढोल लेकर राजमहल पहुँचे। मंत्री जी के घर से लेकर आए हो ना, वहाँ रख दीजिए। उसके बाद सारंगा ने यही कार्य बिमलेश को दिया। बिमलेश अपनी पत्नी के साथ ढोल को मंत्री के घर से लेकर जाने लगा। चलो चलो बिमलेश जी, जल्दी आगे बढ़ो। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। अकेले ढोल उठाकर कमर अकड़ गई। थोड़ी मदद तो करो। अच्छा, चोरी की तुमने और ढोल मैं उठाऊं? अरे पर चोरी करने को कहा तो तुम ही नहीं था ना? नहीं। ठीक है, ढोल का ध्यान रखना। मैं पानी पी कर आता हूँ। जब तक बिमलेश पानी पीने गया, उसकी पत्नी आंखें बंद करके आराम करने लगी। तभी अचानक से ढोल उछल उछल के आगे पीछे जाने लगा। अरे ढोल भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे, कोई पकड़ो, पकड़ो उसे, ढोल को पकड़ो, ढोल भाग रहा है। ढोल उठाए तो नहीं, लेकिन पकड़ तो सकती थी। एक काम भी नहीं होता तुमसे। अच्छा, चोरी करते समय इसका ध्यान नहीं आया? अब जल्दी चलो, वरना महामंत्री हमें ही चोर समझ के सजा दे देंगे। अरे रुको रुको। बिमलेश और उसकी पत्नी किसी तरह ढोल लेकर राजमहल तक पहुँचे, जहाँ किशन और उमा पहले से ही मौजूद थे। तुम लोग अभी तक यही हो? लगता है सजा पाने के बाद ही मानोगे, हैं? महामंत्री जी, आप? हाँ, मैं देखा मेरे जादुई ढोल का कमाल। इस ढोल ने तुम्हारी पोल खोल ही दी। कौन सी पोल?
वही जिसके लिए अभी तुम दोनों लड़ रहे थे। और मैं ढोल के अंदर बैठा सब कुछ सुन रहा था। अब इज्जत से किसान के चुराए हुए सिक्के वापस कर दो या कारागार में जाने की तैयारी कर लो। धन्यवाद महामंत्री जी। और इस तरह विमलेश को किशन के चुराए हुए पैसे वापस करने पड़े। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.